guys, welcome back to Sketch School of Art and Creativity. I hope that all of you are doing well. तो जैसा कि आप लोगों ने टाइटल और थंबनेल में तो ऑलरेडी देख ही लिया होगा कि JBR 2026 का ब्रोशर आ चुका है। तो अगर अभी भी आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है और अगर आपको आर्किटेक्ट बनना ही है, आपने सोच ही लिया है कि भाई मुझे तो आर्किटेक्चर ही करना है, मुझे तो आर्किटेक्ट ही बनना है, तो अच्छे कॉलेज से करोगे तो ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। बताने वाली बात नहीं है, आप सभी को पता ही है। तो जिन्होंने भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है, नाउ इट्स हाई टाइम फॉर यू गाइज टू स्टार्ट विथ योर प्रिपरेशन। और अगर कर भी ली है स्टार्ट तो अब भाई थोड़ा सीरियस हो जाओ, बिकॉज जैन में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, ज़्यादा टाइम अब बचा नहीं है। तो अब बारी है फाइनल रिविजन की। जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है उसको रिवाइज करना है, जो चीज़ें कवर नहीं की उसको कवर करना है। लेकिन प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ब्रोशर को समझना, रीड करना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। मैंने लास्ट ईयर्स में देखा है, मैं आपको बताऊं, कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो प्रिपरेशन तो बहुत अच्छा कर लेते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर ली, बहुत अच्छे मार्क्स भी आ गए, बट ब्रोशर ही नहीं पढ़ा हुआ था पहले, ठीक है। प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले ब्रोशर नहीं पढ़ा होगा, ब्रोशर आया, ब्रोशर नहीं पढ़ा होगा, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो उनको नहीं पता होती है, ठीक है। स्पेशली एलिजिबिलिटी से रिलेटेड, छोटी मोटी कॉलेज से रिलेटेड भी चीज़ें होती है जो लोगों को नहीं पता होती है। तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज बाद में अगर आपने प्रिपेयर कर लिया, चलो आपके मार्क्स भी आ गए, पता चला कि आप एलिजिबल ही नहीं थे, है ना, तो इतना मतलब बेवकूफ़ी तो नहीं करना है आप लोगों को। तो सेफर साइड पे रहने के लिए, चाहे आपने भाई अपनी बहुत अच्छी रिसर्च करी हो, अभी तक आपने लास्ट ईयर के सारे ब्रोशर पढ़े हैं, बट आपको नया ब्रोशर 2026 का तो पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। आज की वीडियो में मैं सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करूंगी, ऐसा कुछ भी मेजर तो रहेगा नहीं दैट आई विल नॉट कवर, बट स्टिल गाइज आई विल सजेस्ट यू कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद खुद से भी इस ब्रोशर को एक बार अच्छे से रीड ज़रूर करो, क्योंकि अगर कुछ चीज़ है जो मिस हो गई या फिर रिजर्वेशन से रिलेटेड कोई चीज़ होती है कि चलो मैं आपको जनरल कैटेगरी के हिसाब से बताऊंगी सारी चीज़ें, बट सपोज आप SC या ST कैटेगरी से हो, तो आपको अपनी कैटेगरी के हिसाब से कुछ अगर देखना है एलिजिबिलिटी, तो आप अपने हिसाब से भी ब्रोशर को एक बार ज़रूर पढ़ना। दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले ना थोड़ा सा लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, बट मैं ये आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि शायद लास्ट ईयर COA का फुल फॉर्म आया था या ऐसा ही कोई क्वेश्चन था इससे रिलेटेड ही, मतलब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था कि सबको पता ही होना चाहिए कि हाँ क्या फुल फॉर्म होता है। तो थोड़ा बहुत ना फुल फॉर्म्स इसमें होते हैं तो वो थोड़ा देख लेते हैं। तो BR देखो, आप लोगों को पता ही होगा, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। तो अभी आप सभी लोग BR कर रहे हो, दैट मीन्स यू वांट टू डू बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। इसके अलावा CSAP काउंसलिंग होती है जिसके थ्रू आपको एडमिशन मिलता है। तो CSAP होती है और एक जोसा काउंसलिंग भी होती है जिसका आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है। इसका भी आप फुल फॉर्म देख लेना, ठीक है, वैसे तो तुम लोगों को ये पता ही होगा। CSAP काउंसलिंग होती है सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड, मतलब ये जैसे कि जब आपका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद जब आप अप्लाई कर देते हो तो आपको अपने रैंक के हिसाब से कॉलेज अलॉट होता है, ठीक है। CFTI जो कि है सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली गाइज ये किसी भी स्टेट के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो पूरे इंडिया में अगर आप आर्किटेक्चर CFTI से करना चाहते हो, दैट मीन्स यू वांट टू डू आर्किटेक्चर फ्रॉम सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो वो है आपके 3 SPAs, SPA विजयवाड़ा, SPA भोपाल एंड SPA दिल्ली, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ 3 SPAs है हमारे पूरे इंडिया में जो कि CFTIs है, मतलब वो किसी भी स्टेट के अंदर नहीं आता है, तो उसमें स्टेट रिजर्वेशन कोई मैटर नहीं करती है। तो सपोज अगर आप SPA दिल्ली में एडमिशन लेना चाहते हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप दिल्ली से हो या नहीं हो, आपको अपने मेरिट रैंक के बेसिस पे ही एडमिशन मिलता है। तो इसीलिए इसमें जाना जो है ना वो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, एंड डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो आगे मैं CFTI का अगर यूज़ करूँगी या ब्रोशर में कहीं लिखा हो तो समझ जाना कि आर्किटेक्चर के पर्सपेक्टिव से हम SPAs की बात करें तो 3 SPAs दैट आई टोल्ड यू, ओके। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद COA काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, तो ये वो बॉडी है, गवर्नमेंट बॉडी, जो कि नाटा एग्ज़ाम भी कंडक्ट करवाती है और आर्किटेक्चर से रिलेटेड जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो सब COA का ही काम होता है देखना। इवन जब आप 5 इयर्स की डिग्री कंप्लीट कर लोगे तो आपको लाइसेंस भी COA ही देगी, तो इसीलिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, ठीक है। दासा काउंसलिंग मतलब डायरेक्ट एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स अब्रॉड, तो अगर आप इंडिया में नहीं रहते हो और अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो SPAs या फिर NITs में, तो आप दासा काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो, जिसके लिए बहुत ईजी हो जाता है, बहुत ईजी तो नहीं बट कंपैरेटिवली ईजी हो जाता है अब्रॉड के स्टूडेंट्स के लिए SPAs
या NITs में एडमिशन लेना। अगर आप थोड़ा बहुत भी प्रिपेयर करते हो अच्छे से तो डेफिनेटली इट विल बी ईजियर फॉर यू कंपैरेटिवली टू गेट एडमिशन इनटू SPAs और NITs। गाइस बाकी जो एब्रीविएशंस है वो भी आप एक बार रीड आउट कर लेना, ताकि ये अगर कहीं भी ब्रोशर में यूज़ हुए हुए हैं तो आप जब ब्रोशर को पढ़ोगे ना तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं आएगी। बाकी बहुत सिंपल और ईजी है, इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं रही हूँ ज़्यादा, बट खुद से आप एक बार रीड ज़रूर कर लेना। और CSAP काउंसलिंग के बारे में और जोसा काउंसलिंग के बारे में आई विल मेक अ वीडियो ऑन माई चैनल, बट नॉट राइट नाउ बिकॉज अभी तो काउंसलिंग होने रहा है, अभी तो हम मेन फोकस एग्जाम पे कर रहे हैं। तो एक बार एग्जाम हो जाने देते हैं एंड देन वी विल टॉक अबाउट द काउंसलिंग इन डिटेल। तो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी कि जोसा काउंसलिंग कैसे होता है, CSAP काउंसलिंग कैसे होता है। तो एक बार एटलीस्ट फर्स्ट अटेम्प्ट का पेपर हो जाने दो, देन अराउंड इन फेब और मार्च आई विल मेक अ वीडियो ऑन दिस, ताकि आप लोग रेडी रहो, काउंसलिंग प्रोसेस को भी आप समझ के चलो एग्जाम के लिए। अच्छा, एक और वर्ड है NTA, जो कि आप लोग को पता ही होगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो NTA ही वो बॉडी है जो कि JEE एग्जाम कंडक्ट करवाती है। तो काफ़ी सारे एग्जाम्स है ऑल ओवर इंडिया में जो कि NTA कंडक्ट करवाती है, ठीक है। तो NTA का मतलब बेसिकली काम ही है एग्जाम्स कंडक्ट करवाना। लेकिन अगर आप नाटा एग्जाम की बात करो तो वो COA कंडक्ट करवा रहा है, जो कि काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है। दैट इज़ वाई नाटा एग्जाम जो है वो थोड़ा अलग होता है और इतना भी अच्छे से कंडक्ट नहीं होता है जितना JEE होता है। तो इसलिए JEE ना ज़्यादा श्योर शॉर्ट एग्जाम है कि अगर आप प्रिपेयर करोगे तो काफ़ी फिक्स्ड सिलेबस है, काफ़ी साल से सेम है। अभी भी मैंने देखा सिलेबस इस बार का भी ना पूरा सेम है, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जो पहले सिलेबस था वही अभी भी सिलेबस है, एनीथिंग हैज़ नॉट चेंज। तो अगर कुछ चीज़ें चेंज हो ही नहीं रही है लास्ट 10-12 साल से, तो डेफिनेटली पता चल जाता है टीचर्स को भी और स्टूडेंट्स को भी कि प्रिपेयर कैसे करना है, एंड इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जाम, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप एलिजिबल हो तो JEE को अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी रखो, और एक बार JEE एग्जाम हो जाएगा तब आप आराम से नाटक के लिए भी प्रिपेयर कर लोगे, बिकॉज सिलेबस बहुत ज़्यादा कॉमन है, ठीक है। तो इफ़ यू आर एलिजिबल फॉर JEE एग्जाम देन अभी अपनी प्रायोरिटी JEE रखो, बिकॉज ट्रस्ट मी इतनी ज़्यादा मेहनत नहीं होती है अगर आप सही डायरेक्शन में कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करो। मतलब अगर आप डेली टाइम, तो देखो ऐसा तो नहीं होगा कि हाँ आज मैंने 1 घंटा पढ़ लिया अब अगले महीने सीधा 1 घंटा पढ़ोगे, तो यार ऐसे नहीं होगा। कंसिस्टेंटली चाहे आप फिक्स कर लो कि मुझे 2 घंटे ही पढ़ना है दिन में या 1 घंटा ही पढ़ना है, बट एटलीस्ट वो टाइम जो है वो डेली करके निकालो। कभी तो आपके पास एक्स्ट्रा टाइम भी होगा, कोई संडे होगा उसमें आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, और जितना लेट प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे डेफिनेटली उतना ही ज़्यादा आपको प्रेशर बढ़ने वाला है, बिकॉज यू हैव टू गिव मोर आवर्स देन। तो आपको पूरे दिन में 4 घंटे देने पड़ेंगे, 6 घंटे देने पड़ेंगे, बिकॉज सिलेबस तो उतना ही है एंड यू हैव टू कवर द होल सिलेबस। आधा सिलेबस कंप्लीट करके आप टॉपर नहीं बन पाओगे, ये याद रखना। तो यू हैव टू कंप्लीट द होल सिलेबस ऑफ एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग। मैथ्स में होल सिलेबस कंप्लीट करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट एप्टीट्यूड और ड्राइंग तो आपको करना ही पड़ेगा पूरा। तो अब मतलब बिल्कुल एज पे आ चुका है टाइम, ठीक है। तो स्टार्ट करो भाई अब अपनी प्रिपरेशन। चलो देख लेते हैं कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कब तक आप सबमिट कर सकते हो। तो बेसिकली 27 नवंबर तक आपका लास्ट डेट है अप टू 9 PM, ठीक है। इससे कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। बेसिकली एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपको इस वीक में आप मान के चलो कि मुझे कर देना है सबमिट, ठीक है। बस ये मान के चलो, ब्रोशर आपने पढ़ ही लिया है, सब कुछ आपका फिक्स्ड ही है कि मुझे देना है एग्जाम। सो जस्ट गो एंड सबमिट योर एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये तो आप पहली करके कर दो। चलो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन। तो डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन इज गिवन हियर टू बी बिटवीन 21 जनवरी टू 30 जनवरी। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि हमें किस डेट पे देना है, और अगर आप बीटेक का भी एग्जाम दे रहे हो तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि क्या हमारा एग्जाम सेम डे पे हो जाएगा, तो क्या हम दोनों एग्जाम्स के लिए फिल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। सो बेसिकली इफ़ यू आर ऑल्सो गिविंग द बीटेक एग्जाम तो कोई इशू नहीं है। BArch और बीटेक का एग्जाम सेम डे पे नहीं होता है, अलग अलग डेज पे होता है, ठीक है। तो सपोज क्योंकि अच्छा अब ये डेट्स ऐसे आ क्यों रहे हैं अलग अलग, मतलब इतना डेट का रेंज क्यों है 21 to 30, बिकॉज बीटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। तो एक दिन में पॉसिबल ही नहीं हो पाता है एग्जाम को पूरा कंडक्ट करवाना सभी लोगों के लिए। दैट इज वाई दे आर गिविंग दीज डिफरेंट डेट्स, ठीक है। लेकिन आर्किटेक्चर में इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स नहीं होते हैं, तो आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ एक ही दिन निकालते हैं ये लोग, ठीक है ना। ओनली 1 day इज देयर फॉर आर्किटेक्चर स्टूडेंट्स, और वो क्या डेट होगी वो हमें जनवरी में ही पता चलता है, ठीक है। अभी वो नहीं लिखा हुआ है ब्रोशर में कहीं भी, और यूजुअली वो लास्ट डे
डेट होती है कई बार, जैसे कि हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम 30 जनवरी को ही हो लास्ट डेट, या फिर कोई भी हो सकता है 21 को, हो सकता है 25 को हो, कोई एक डेट होगी फॉर BARC स्टूडेंट्स, ठीक है। बाकी ये जो डेट रेंज है वो BTech के लिए लिखा होता है, BARC के लिए तो एक ही डेट आएगी और वो जैन में आएगी, बट ऑब्वियसली 21 to 30 में से ही कोई एक दिन होने वाला है, ठीक है। चलो डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट की भी बात कर लेते हैं, विच इज़ गिवन टू बी 12th February। तो गाइज आपका 12th February को रिजल्ट नहीं आने वाला है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन होती है हर साल कि यार 12th February लिखा है तो हमारा रिजल्ट तो आ जाना चाहिए, और वो चेक भी करते हैं, बट लेट मी टेल यू 12th February जो डेट है ये BTech के लिए लिखा होता है। जो BTech स्टूडेंट्स हैं उनका रिजल्ट 12th Feb को आएगा, आप लोगों का नहीं आएगा, ठीक है। आपका रिजल्ट कब आएगा, आप मान के चलो +1 month करके चलो, जो भी डेट आपको दी हुई होती है ना, आप पहले के भी हमारे वीडियोस को चेक कर सकते हो कि कब रिज़ल्ट आया हुआ है, तो अराउंड मार्च में ही आता है, और 1 महीने बाद ही आता है, जो गिवन डेट होता है ना उसके 1 महीने बाद आता है। क्यों? बिकॉज कि BTech एग्ज़ाम अगर आप देखोगे तो इट इज़ कम्प्लीटली कंप्यूटर बेस्ड है ना, तो उसमें कुछ टाइम लगता ही नहीं है चेकिंग करने के लिए, बिकॉज इट्स कंप्यूटर बेस्ड। तो आपने एग्जाम दिया तुरंत आपका वो सब कुछ मार्क्स तो इंस्टेंटली आ जाता होगा, राइट। लेकिन BARC में ऑब्वियसली ड्रॉइंग पार्ट है विच रिक्वायर्स मैनुअल चेकिंग, दैट इज़ वाई इट्स नॉट पॉसिबल फॉर देम टू रिलीज द रिजल्ट ऑन द सेम डेट हैज़ BTech। तो दे टेक देयर टाइम, कभी कभी बहुत लेट भी कर देते हैं वो लोग, कभी कभी 1.5 महीना भी हो जाता है, तो डिपेंड करता है कि ईयर टू ईयर, बट हाँ इस डेट पे तो नहीं आने वाला आपका रिजल्ट। अगर हम सेशन 2 की बात करें गाइज, तो सेशन 2 आपका दिया हुआ है 2 अप्रैल to 9 अप्रैल, मतलब अप्रैल में होगा, इतना आप समझ लो। रिजल्ट वही है 20 अप्रैल BTech वालों के लिए दिया हुआ है, रिजल्ट आपका बाद में आएगा, ठीक है। मई से पहले तो आपका रिजल्ट फाइनल वाला नहीं आने वाला है BARC स्टूडेंट्स का, ठीक है। तो जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट एग्जाम हो जाएगा उसके बाद बेसिकली आपका फाइनल रिजल्ट आता है, जिसमें कि आपकी रैंक भी आती है। अभी आप लोगों का जो रिजल्ट आएगा ना फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, उसमें आपकी रैंक नहीं आएगी, उसमें सिर्फ आपकी परसेंटाइल आती है। तो अगर आप लोगों को ये नहीं पता कि परसेंटाइल क्या होता है, तो मैं बता दूं कि सपोज आपका रिजल्ट आया और उसमें आपकी परसेंटाइल आई है 98 परसेंटाइल, ओके। तो गाइज 98 परसेंटाइल मतलब होता है कि आप 98% बच्चे जिन्होंने एग्जाम दिया है उनसे आप आगे हो, सो इट्स लाइक अ कंपैरिजन बेसिकली, ठीक है। तो रैंक के जैसा ही होता है, बट रैंक इज़ लाइक मोर एक्यूरेट, और ये इतना एक्यूरेट नहीं होता है, ठीक है, बट इट्स अ कंपैरिजन। तो ये आपका अभी आने वाला है फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद, लेकिन जब आपका सेकेंड अटेम्प्ट का एग्जाम हो जाएगा तब आपकी जो है फाइनल रैंक आएगी, ऑल इंडिया रैंक, कि हाँ आपकी क्या रैंक है पूरे इंडिया में। और जो आपका एडमिशन होगा वो भी आपके रैंक के बेसिस पे ही होता है। तो अगर आपको सपोज SPA दिल्ली में एडमिशन लेना है, तो आपने देखा होगा कि अराउंड 250 SPA दिल्ली की क्लोजिंग रैंक होती है। तो मतलब अगर आपकी रैंक अंडर 250 है तो आपके अच्छे खासे चांसेस हैं। अगर सपोज अंडर 100 है तब तो 100% ही चांसेस हैं, अंडर 200 भी है तब भी ऑलमोस्ट 100% ही चांसेस हैं। लेकिन अगर सपोज आपकी रैंक 240 है या 260 है तो मे बी हो सकता है कि आपको ना भी मिले SPA दिल्ली में एडमिशन, बिकॉज लास्ट ईयर 250 वॉज द क्लोजिंग रैंक। तो इस ईयर 240 भी हो सकता है, 230 भी हो सकता है, 270 भी हो सकता है। तो यू नो द क्लोजिंग रैंक कीप्स चेंजिंग, बट यू नो वही 10-20 रैंक का ऊपर नीचे फ़र्क होता है, ठीक है। तो ये रैंक के बेसिस पे आपका एडमिशन मिलेगा। तो मेन चीज़ तो देखो रैंक ही है आपकी, और वही है कि फर्स्ट अटैम्प्ट का जो रिजल्ट है, सपोज आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में 98 आए परसेंटाइल, सेकेंड अटैम्प्ट में अगर आपके 99 परसेंटाइल आए तो आपका 99 परसेंटाइल ही माना जाता है, ठीक है। तो इट्स द बेस्ट ऑफ 2, मतलब अगर आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में 70 है और सेकेंड में 99 है तो फ़र्क नहीं पड़ता कि फर्स्ट में तो आपके 70 थे, बेस्ट ऑफ 2 ही कंसिडर होगा। अगर आपके फर्स्ट में आ गए मान लो 99 और सेकंड में कुछ रीज़न की वजह से 70 आ गए, होता नहीं है ऐसा, बट सपोज आ गए, तो फिर भी आपका 99 नहीं, तो इट्स द बेस्ट ऑफ 2 दैट दे विल कंसिडर। ओके, नाउ लेट्स कम टू द ड्यूरेशन ऑफ द एग्जामिनेशन। तो अगर आप ड्यूरेशन की बात करो तो BARC के लिए आपको 3 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है, और अगर आप BARC प्लस B प्लान दोनों देने का प्लान करो तो आपको 3.5 आवर्स का ड्यूरेशन मिलता है फॉर द एग्जामिनेशन। देखो फ़ी वगैरह वैसे खुद से देख लेना एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो मेल्स के लिए 1000, फीमेल्स के लिए 800। तो ये अपना बाकी भी चेक कर लेना अगर आपको कोई कैटेगरी वाइज चेक करना है तो। ऑलराइट गाइस, जिन लोगों को मोड ऑफ एग्जामिनेशन नहीं पता है तो इट्स क्वाइट क्लियर। जो आपका एग्जाम है ना उसमें 3 सब्जेक्ट्स हैं, एक है मैथ्स, एक है एप्टीट्यूड और एक है आपका ड्राइंग, राइट। तो मैथ्स और एप्टीट्यूड आपका होने वाला है कंप्यूटर बेस्ड, ठीक
ठीक है ना। मतलब आपके सामने पीसी होगा, कंप्यूटर बेस्ड। कई लोगों को पहले लगता था कि घर पे ही होगा शायद एग्ज़ाम, तो घर पे नहीं होता है ऑब्वियसली, आपको सेंटर पे तो जाना ही होगा। सेंटर पे जब आप जाओगे तो वहाँ पे आपके सामने पीसी होगा, उस पीसी में आपका एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। तो ये होता है कंप्यूटर बेस्ड। और जो ड्राइंग टेस्ट है आपका, वो आपका ऑब्वियसली पेन एंड पेपर होगा। मतलब आपको A4 साइज़ की ड्राइंग शीट दी जाएगी और उस शीट पे आपको स्केच बनाना होगा, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखो कि A4 साइज़ शीट पे एग्ज़ाम होता है, तो आपको जो अपनी प्रैक्टिस करनी है वो भी A4 साइज़ शीट पे आप करोगे तो अच्छा रहेगा। और शीट आपको दोबारा नहीं मिलती है एग्ज़ाम में, तो वंस यू गेट द शीट एंड अगर वो आप डैमेज कर देते हो, ख़राब कर देते हो, तो फिर वो आपको दोबारा कोई और शीट नहीं देने वाले हैं। तो दैट्स वाई यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विथ योर स्टेशनरी एंड द मटीरियल्स दैट यू आर यूजिंग, कि कोई भी ऐसा स्टेशनरी आइटम, कोई भी ऐसा मटीरियल यूज़ नहीं करना दैट यू हैव नॉट यूज बिफोर, है ना। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार एग्जाम में जाके वो स्टेशनरी यूज़ कर रहे हो, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो स्टेशनरी आपके शीट को डैमेज कर दे या ख़राब कर दे बेसिकली, ठीक है। ओके गाइस, सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड विथ आवर वीडियो ब्रोशर आगे समझने से पहले थोड़ा सा मैं आपको स्केच स्कूल ऑफ आर्ट एंड क्रिएटिविटी के बारे में बताना चाहूँगी। दैट SSAC इज़ अ कम्प्लीटली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। कई बच्चों को ये पता नहीं होता है, बट इंडिया में आप कहीं भी हो या इंडिया के बाहर भी हो, एंड इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर द आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जामिनेशंस, तो डेफिनेटली यू कैन कंसिडर जॉइनिंग SSAC। देखो, ऑनलाइन बहुत बच्चों को लगता है कि यार पता नहीं हो पाएगा प्रिपेयर कि नहीं हो पाएगा, और कहीं ना कहीं अगर मैं अपनी ही बात करूँ कि जब मैं 12th क्लास में थी तो मैंने आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर नहीं किया था इन 12th क्लास। और सबसे बड़ा रीज़न यही था कि मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं जा सकूँ कहीं, ठीक है। मैं स्कूल जाती थी, फिर ट्यूशन जाती थी, भाई इतना भी मेरे में एनर्जी नहीं था कि मैं उसके बाद एक कोचिंग भी जा सकूँ, जो कि मेरे घर के आसपास तो था नहीं, बड़ा दूर था, मतलब काफ़ी अच्छा खासा दूर था। मेट्रो से अगर भी जाएंगे तो आधा घंटा 45 मिनट्स तो लगता ही था। तो इतना एनर्जी ही नहीं था उस टाइम पे, इतना टाइम भी नहीं था, इतना प्रेशर भी हैंडल नहीं होता है कि हाँ यार आप सब कुछ कर लो एक साथ, ठीक है, ट्यूशन भी कर लो। बट ऑनलाइन अगर आप प्रिपेयर करते हो स्पेशली एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, स्पेशली अगर हम आर्किटेक्चर एंट्रेंस एग्जाम्स की बात करें, तो बहुत अच्छे से, मतलब ऑफलाइन से भी अच्छे लेवल पे आपकी प्रिपरेशन जो है वो हो जाती है। एंड कहीं भी आपको ऐसा नहीं लगने वाला है कि यार ऑफलाइन जाता तो बेटर होता, बिकॉज देखो इट्स नॉट अबाउट कि आप ऑफलाइन जा रहे हो या ऑनलाइन जा रहे हो, बट अल्टीमेटली इट्स अबाउट द टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर कोई मेरे घर पे भी आके पढ़ेगा तो यार सेम ही पढ़ाऊंगी ना, ऐसा कुछ अलग तो होगा नहीं। तो ऑनलाइन पढ़ा रही हो या ऑफलाइन पढ़ा रही हो, इट्स नॉट अबाउट कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ या किस मोड से पढ़ा रही हूँ, इट्स जस्ट कि मैं पढ़ा कैसा रही हूँ, ठीक है। जो टीचर्स है, जो हमारी टीम है, वो कैसा काम कर रही है, तो डेफिनेटली वो सारे बेस्ट है। ऑल ओवर इंडिया आपको जो भी टीचर्स मिलेंगे SSAC में, वो सारे बेस्ट टीचर्स मिलेंगे। और ये नहीं बोल रही हूँ कि भाई आओ और सीधा ज्वाइन ही कर लो, रिजल्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, और रिजल्ट्स के अलावा आप हमारी डेफिनेटली डेमो क्लास अटेंड करोगे, ठीक है। इसके बिना तो आपको समझ नहीं आने वाला है दैट वाई SSAC हैज़ दिस रिजल्ट, ठीक है। तो अगर आप इस रिजल्ट को देखोगे तो 2025 में, मतलब जो अभी इस साल हमारा जो रिजल्ट रहा था, उसमें हमने 256 स्टूडेंट्स को ट्रेन किया था, जिसमें से कि 124 के तो 95 परसेंटाइल से ऊपर आए थे। एंड अगर हम बात करें 43 स्टूडेंट्स के 99 परसेंटाइल से ऊपर आए थे। 99 परसेंटाइल मीन्स अराउंड अंडर 800 रैंक। तुम समझ लो, ऑल ओवर इंडिया अंडर 800 रैंक SSAC से ही 43 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि यार कितने स्टूडेंट्स टॉपर बने थे, तो इट्स अराउंड 1/3 एवरी सिंगल ईयर। अगर आप 25 का देखो, 24 का देखो, 23 का देखो, वी हैव मेंटेन्ड अ रिजल्ट ऑफ 1/3 एवरी सिंगल ईयर, ठीक है। तो आप लोगों को लगेगा कि यार हमारा चांस तो 1/3 है SSAC में, बट यार लेट्स बी रियल यार, जितने भी स्टूडेंट्स SSAC ज्वाइन करते हैं, मान लो 256 स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन की हैं, तो यार हर कोई तो हर क्लास में आता नहीं ना, हर कोई हर चीज़ फॉलो करता है, चाहे कितना भी ट्राई कर लो, बट दिस इज़ रियल, दिस इज़ द ट्रूथ, ठीक है। तो अगर आप डेफिनेटली सारी क्लास अटेंड करते हो, सारी चीज़ें जो हम आपको बोल रहे हैं, होमवर्क वगैरह सब कुछ अगर प्रॉपर करते हो, तो वाई नॉट यार, ये बीटेक एग्जाम नहीं है, इतना भी डिफिकल्ट नहीं होता है। चीज़ें हमने क्रैक कर रखी है, अब तो मैं ये बोल ही सकती हूँ आफ्टर दीज रिजल्ट्स कि भाई पता है कि ये चीज़ें ऐसे पढ़ानी है, इतना टाइम देना है, ऐसे पढ़ाना है, तो हो जाता है। इतने लोग कर रहे हैं भाई 1/3, मतलब लिटरली हर बच्चा क्लास में आता भी नहीं है जब भी 1/3 का रिजल्ट है। और ये रिजल्ट ऐसे नहीं आता कि यार चलो ठीक है तुमने बच्चों को बोल दिया कि चलो कर लेना, ऐसे नहीं आता रिजल्ट।
क्लास में सब चीज़ें करवानी पड़ती हैं, जो भी चीज़ें हैं 90% क्लास में कवर करवाना ही पड़ता है, क्योंकि सब लोगों को पता है कि यार होमवर्क अगर देंगे तो आधे बच्चे करेंगे, आधे बच्चे नहीं करने वाले हैं, ठीक है। मैं भी अगर अपनी बात करूँ, तुम लोगों का पता नहीं, मे बी तुम लोग ज़्यादा मेरे से अभी बेटर हो या प्रेशर हैंडलिंग में बेटर हो या ज़्यादा डेडिकेटेड हो, मुझे नहीं पता, बट मैं तो अगर थोड़ा प्रेशर ना हो या कोई अगर बिल्कुल ही ना देख रहा हो, होमवर्क ही देता रहे, तो मैं तो नहीं क्रैक कर पाती एग्ज़ाम, ठीक है। थोड़ा बहुत तो होता है यार कि क्लास जा रहे हो, बच्चे बैठ रहे हैं तुम्हारे साथ, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, टीचर्स तुमसे बात कर रहे हैं, तुम्हें होमवर्क दिखाना है, 90% चीज़ें तो क्लास में कवर हो रही हैं, तो प्रिपरेशन हो जाती है, ठीक है। अगर आप में पोटेंशियल है 110% यार, पोटेंशियल छोड़ो, अगर आप थोड़ा डेडिकेटेड भी हो ना, 100% आपका एग्जाम क्रैक होने वाला है। एंड वो कैसे क्रैक होने वाला है, मतलब ऐसा क्या पढ़ा रहे हैं या ऐसा कैसे पढ़ा रहे हैं, वो तो यार देखो आपको डेमो क्लास में आके ही पता चलेगा। तो डेमो क्लास होती है बिल्कुल फ्री, ठीक है, कोई आपको पैसे तो लग नहीं रहे डेमो क्लास करने में। डेमो क्लास में बच्चे आते हैं, अपने इतने सारे डाउट्स होते हैं बच्चों के, और इतने मेजर डाउट्स होते हैं कई बार कि यार अगर ये चीज़ नहीं पता तो मतलब दिक्कत हो जानी है, ठीक है। तो बहुत सारे डाउट्स होते हैं, स्टूडेंट्स को आते हैं, क्लियर करते हैं। जब क्लास होती है, एप्टीट्यूड पे होती है, ड्राइंग पे होती है, मैथ्स पे होती है, पूरा क्लैरिटी आएगा आपको कि अच्छा एप्टीट्यूड ऐसे पढ़ना है, अच्छा ड्राइंग ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ेंगे तो क्रैक होगा। एंड आई थिंक दैट इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट कि एक कई बार स्टूडेंट्स को ना, जैसे प्रिपेयर कोई कर रहा है, ठीक है, चाहे कोचिंग से कर रहा है चाहे खुद से कर रहा है, कई बार ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को ना लगता है कि हम अच्छा प्रिपेयर कर रहे हैं, मतलब हम सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, बट डेमो क्लास में आके या फिर जब आप हमारी एक दो ऐसी पढ़ाई की वीडियोस देखते हो तो आपको लगता है कि यार शायद हम इतना भी अच्छा प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, शायद हम सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। तो अगर आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है, ठीक है, अगर आपको लग रहा है डेमो क्लास में आके कि शायद हम सही से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, तो आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ट्रस्ट मी, जैन में एसएससी में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ यार हम सही तरीके से पढ़ रहे हैं, PYQs हमारे सॉल्व हो रहे हैं, हमें पता है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है फर्स्ट अटैम्प्ट का वो क्रैक हो सकता है, और वो कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सो जस्ट मीट मी इन द फ्री डेमो क्लास, तो मैं तुमसे आगे लाइव बात करूँगी, ठीक है। फ्री डेमो क्लास को बुक करने के लिए ना व्हाट यू कैन डू इज़, इधर यू कैन गो टू आवर वेबसाइट पे अगर आप होम पेज पे जाओगे ना, तो बिल्कुल होम पेज पे सामने यहाँ पे आपको फ्री डेमो क्लास का बटन दिख जाएगा, ठीक है। सो यू कैन जस्ट फिल योर डिटेल्स, आप डायरेक्टली बुक कर सकते हो, हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे, और व्हाट्सएप ग्रुप में आपको क्लास का लिंक आएगा, गूगल मीट पे हमारी क्लासेस होती हैं, तो आप डायरेक्टली मतलब यहाँ पे फिल कर दो, देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी विल डू ऑन आवर ओन। अदरवाइज आप क्या कर सकते हो कि आप हमें कॉल भी कर सकते हो, ठीक है। तो फ्री डेमो क्लास बुक करने के लिए ना आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो, आप हमें कॉल भी कर सकते हो, तो जो डिस्क्रिप्शन है नीचे वीडियो के आपको दिखा, वीडियो को पॉज करके एक बार नोट डाउन कर सकते हो, नंबर वगैरह स्क्रीन पे भी बल्कि आपको दिख रहा होगा। सो यू कैन जस्ट कॉल और व्हाट्सएप अस ऑन द नंबर विच इज़ ऑलरेडी विजिबल टू यू ईदर इन द डिस्क्रिप्शन और ऑन द स्क्रीन, एंड दैट्स इट। बस आपको इतना ही करना है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो भाई कैसे करोगे यार, तुम तो बहुत लेजी हो फिर तो करो यार, कॉन्टैक्ट तो देखो तुम्हें करना ही पड़ेगा, है ना। तो थोड़ा सा अभी कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के साथ प्रिपरेशन करो, थोड़ा सा अपने अंदर वो लाओ कि हाँ मुझे करना ही है यार, करके रहना है, जाना ही है अच्छे कॉलेज में, फिर क्यों नहीं जाओगे, डेफिनेटली जाओगे। बट जब तक थोड़ा वो नहीं आएगा ना तुम में स्पार्क कि हाँ यार करना है, वो मोटिवेशन जब तक नहीं आएगी तब तक नहीं हो पाएगा। तो टेक द फर्स्ट स्टेप, डेमो क्लास अटेंड करना एक पहला स्टेप होता है, उसके बाद भी आपको पूरी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने ज्वाइन कर लिया तो हो गया, उसके बाद तो और भी मेहनत करनी है। बट अगर आपको किसी लेवल तक पहुंचना है, फर्स्ट फ्लोर तक अगर पहुंचना है, तो स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा ना, सीधा कूद के तो जा नहीं सकते फर्स्ट फ्लोर पे। तो फर्स्ट स्टेप इज़ डेफिनेटली अटेंडिंग द फ्री डेमो क्लास। बाकी नेक्स्ट स्टेप्स के बारे में मैं आपसे सीधा क्लास में बात करूँगी, ठीक है। चलो लेट्स कंटिन्यू विथ आवर वीडियो। तो अब अगर हम बात करें स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन के बारे में, तो ये थोड़ा बहुत तो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि जो आपका मैथ्स और एप्टीट्यूड का पार्ट होगा वो आपका कंप्यूटर बेस्ड होगा, ठीक है। अब आप ये देखो कि जो मैथ्स का आपका पार्ट होगा ना, उसमें आपके देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है, प्लस आपके न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, NAQs भी आने वाले हैं, मैं आपको बताऊंगी अभी क्या होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड की बात करो, एप्टीट्यूड में सिर्फ MCQs हैं, ओके। अगर आप ड्राइंग की बात करो तो ड्राइंग की पार्ट में तो ऑब्वियसली आपको वही पेपर मिलेगा, 2 क्वेश्चंस होंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे, तो वो आप लोग को ऑलरेडी पता ही होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं, स्कीम के बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर लेते हैं। तो देखो इसमें अगर आप देखो ना, जो आपका मैथ्स का पार्ट है इसमें आपके 20 क्वेश्चन आते हैं MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें आपका एक आंसर सही होगा, और 5 क्वेश्चन आपके मैथ्स में आते हैं NAQ, मतलब कि
देखो जो ये क्वेश्चन होता है ना, इसमें आपको टाइप करना होता है आंसर, ठीक है। तो सपोज कि आंसर है 2, तो आपके पास कीबोर्ड होगा या फिर शायद स्क्रीन पे ही कीबोर्ड आता है, उसमें आपको 2 टाइप करना है, मतलब उसमें कोई चॉइस नहीं होती, उसमें कुछ ऐसा ऑप्शंस नहीं होंगे, जो आंसर है आपको सीधा सीधा टाइप करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा मतलब इसमें तुक्के का तो चांस ही नहीं है ना, चांस ही नहीं तुक्के का। एमसीक्यू में फिर भी लोग तुक्का लगाते हैं, खैर तुक्का तो लगाना ही चाहिए एग्जाम में, बिकॉज जो तुक्का लगाता है उसके पक्का परसेंटाइल कम आती है, डन है। तुक्का जो जितना कम लगाता है उसकी उतनी अच्छी परसेंटाइल आती है, ठीक है ना। तो तुक्का आपको नहीं लगाना है एनीवेज, ठीक है। एप्टीट्यूड टेस्ट की अगर आप बात करो, 50 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, 50 क्वेश्चन, 4 मार्क्स ईच, 200 मार्क्स का आपका एप्टीट्यूड का पेपर होता है। मैथ्स की अगर आप बात करो तो आपका 100 मार्क्स का मैथ्स का पेपर होता है। एंड अगर आप ड्राइंग की बात करो तो आपका अगेन 100 मार्क्स का ड्राइंग होता है। तो एप्टीट्यूड की वेटेज ज़्यादा है, इसीलिए मैंने पहले भी अपने वीडियोज़ में बोला हुआ है कि यार एप्टीट्यूड का जो पार्ट है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉन नेगोशिएबल है। ट्रस्ट मी, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर मैं आपको सबसे बड़ा टिप दूं कि यार ये करके एग्ज़ाम क्रैक होगा, तो मैं यही बोलूँगी कि एप्टीट्यूड का 100% सिलेबस कंप्लीट करो। बिकॉज अगर आप सिलेबस कंप्लीट नहीं करोगे एप्टीट्यूड का, तो आपका कोई चांस नहीं एग्ज़ाम क्रैक करने का, ट्रस्ट मी, ठीक है। एप्टीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाकी मैथ्स और ड्राइंग ऑब्वियसली जितना हो पाएगा उतना करोगे फर्स्ट अटेम्प्ट तक, बिकॉज अभी उतना भी टाइम नहीं है। ड्राइंग अच्छी है तो पूरा हो जाएगा, अच्छी नहीं है तो देखो फिर कितनी अच्छी नहीं है, उस पर डिपेंड करेगा। चलो, अगर हम मार्किंग स्कीम की बात करें एमसीक्यू के बारे में, तो वही है यार, +4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए, -1 मार्क इनकरेक्ट के लिए, अटेम्प्ट ही नहीं किया है तो फिर 0, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आपके NAQs के बारे में, ठीक है, तो वो देखो न्यूमेरिकल वैल्यू वाला जो लिखा है यहाँ पे NAQs, उसका भी यही है, सही करोगे तो +4, गलत करोगे तो -1, और अगर नहीं अटेम्प्ट करोगे तो 0, ठीक है। और अगर ड्राइंग के बारे में बात करें तो इसमें आपके 2 क्वेश्चन है जो कि आपको एग्जामिनर अपने मूड के हिसाब से मार्क्स देगा, जस्ट जोकिंग। तो उसमें आपको ऑब्वियसली जितना अच्छा ड्राइंग बनाओगे वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। हो सकता है मैं आपको ज़्यादा मार्क्स दे दूँ, हो सकता है कोई और टीचर आपको थोड़े कम मार्क्स दे दे, तो थोड़ा सा सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। बट जेन्युइन ही मार्क्स मिलते हैं, जितना मैंने देखा है ना, तो जो स्टूडेंट्स अच्छे होते हैं ड्राइंग में उनको यूजुअली अच्छे मार्क्स ही मिलते हैं, और जो अच्छे नहीं होते हैं उनकी इतनी अच्छी परसेंटाइल नहीं होती है। तो मतलब जेन्युइन होती है, जैसे भी वो करते हैं या जो भी करते हैं आप ट्रस्ट कर सकते हो, जेन्युइन ही होता है, कभी भी अनफेयर तो मैंने नहीं देखा। और वैसे भी रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है एग्जाम में, ठीक है। तो आप अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे तो शायद कम मार्क्स दे दिए एग्जामिनर ने, जानबूझ के रीचेकिंग करवा लेता हूँ, तो रीचेकिंग का ऑप्शन नहीं है एग्जाम में, ठीक है। अभी आगे लिखा भी था कहीं। अच्छा, एक और चीज़, NAQ क्वेश्चन होते हैं ना, जो कि आपके मैथ्स में आएंगे, जो 5 क्वेश्चन मैंने आपको बताए, ये जो 5 क्वेश्चन है इसमें आपको बड़ा एग्जैक्ट, मतलब सपोज आपका जो आंसर है वो आ रहा है 2.9, है ना, तो मेरे ख्याल से मतलब आपको 3 ही लिखना चाहिए, ठीक है। वैसे ऐसा मतलब शायद वो देंगे नहीं ऐसा आंसर, बट उन्होंने यहाँ पे साफ साफ ने लिखा भी हुआ है, पता नहीं शायद लास्ट ब्रोशर में लिखा था या नहीं था, आप एक बार चेक करना, बट मुझे तो लग रहा है कि ये उन्होंने इस बार पहली बार ऐसे करके लिखा है, द आंसर शुड बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट इंटीजर। तो कई बार क्या होता है ना कि स्टूडेंट्स ना सही आंसर लिखते हैं, सपोज क्योंकि पता है थोड़ा पॉइंट में इधर उधर होता है, तो सपोज किसी का आंसर आता है 2.8, 2.9, 2.85, मतलब कुछ भी, है ना, नियर, तो उसमें क्या होता है ना, प्री फीडेड होता है आंसर, है ना, जो उनका सॉफ्टवेयर होता है उसमें प्री फीडेड होता है। हम लोग भी मॉक टेस्ट वगैरह बनाते हैं ऑनलाइन, बिल्कुल सेम एग्जाम की तरह बनाते हैं, तो हम भी जो सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं उसमें भी ऐसा ही सेम पैटर्न है। तो अगर मान लो मैंने फीड कर रखा है आंसर 3 और आपने आंसर लिखा 2.99, ठीक है, तो ये आपको गलत डिटेक्ट करेगा, उसको मार्क्स नहीं मिलते हैं फिर। तो ऐसे बड़े स्टूडेंट्स के मार्क्स जाते हैं। नाटा एग्ज़ाम में भी ऐसा हुआ है कि बहुत सारे बच्चों ने थोड़ा बहुत मतलब सही से लिखा नहीं या राउंड ऑफ नहीं किया, 0, और कोई ऑप्शन नहीं रीचेकिंग का, ठीक है। तो बड़ा ही केयरफुल रहना पड़ेगा आपको NAQs में जब आप आंसर फीड कर रहे हो, कि जो भी आप मतलब फीडेड आंसर हो सकता है वही लिखना है, कोई फालतू चीज़ें नहीं लिखनी है। या फिर अगर यूनिट नहीं पूछा तो हम यूनिट भी टाइप कर रहे हो या कुछ कर रहे हो, वो सब देख लेना, नहीं करना है एग्जाम में, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें वही एग्ज़ाम के टाइम के बारे में, तो वही है 3 घंटे का एग्ज़ाम है, पहले मैं आपको बता चुकी हूँ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो वो भी सेम ही है। आई थिंक हम लोगों ने पहले भी एलिजिबिलिटी पे वीडियोस बना रखी हैं। तो देखो, एग्ज़ाम में एज लिमिट कोई सी भी नहीं होती, जेईई में आप कितने भी एज के हो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बट द थिंग इज़
कि आपने अगर मान लो 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है ना, ठीक है, तो इधर तो आप 2026 में ही बोर्ड्स दे रहे हो, है ना, इसी साल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होना चाहिए, मतलब अभी आप 12th क्लास में हो, ये सिचुएशन हो सकती है। या फिर हो सकता है कि आप 2025 में बोर्ड्स पास कर चुके हो, या हो सकता है 2024 में बोर्ड्स पास कर चुके हो, ठीक है। अगर आपने 2023 में अपना बोर्ड एग्ज़ाम पास करा है 12th का, तो आप एलिजिबल नहीं हो। लास्ट 2 साल में ही आपने बोर्ड एग्ज़ाम अपना दिया होना चाहिए बेसिकली। तो ये मेजर एलिजिबिलिटी है, ठीक है, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, सब लोग 12th क्लास नहीं देते हैं, काफ़ी लोग डिप्लोमा भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग कुछ और भी कर रहे हैं आफ्टर 10th क्लास। तो ये सारे वो एग्ज़ाम्स हैं जो कि अगर आपने दिया है तो वो 12th के इक्विवेलेंट ही माना जाता है, ठीक है। मैं वैसे 12th क्लास बोल रही हूँ बिकॉज ज़्यादातर बच्चे 12th क्लास ही करते हैं, बट अगर आपने इन सारे में से भी कोई एग्ज़ाम दे रखा है तो ये सब कुछ 12th बोर्ड के इक्विवेलेंट ही है, तब भी आप JEE-BR के लिए एलिजिबल हो और SPAs NITs किसी भी कॉलेज में एडमिशन आप ले सकते हो थ्रू जोसा काउंसलिंग। तो ये बहुत बड़ा डाउट है जो मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ कि इवन अगर आपने डिप्लोमा करा हुआ है, आप SPA में एडमिशन ले सकते हो, NITs में एडमिशन ले सकते हो थ्रू द सेम प्रोसेस। अच्छा गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑलरेडी लिखा हुआ है कि देयर शैल बी नो री इवैल्यूएशन, नो री चेकिंग, नथिंग। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखना, ठीक है। ओके, इसके अलावा ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इन्होंने क्लियर कर रखी है, लास्ट ईयर तक की ब्रोशर में नहीं इतनी क्लियर थी। तो मेनली गाइस इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आप जोसा काउंसलिंग के थ्रू, मतलब अगर आपकी मान लो अच्छी रैंक है, मान लो 2000 से कम की रैंक है, तो आप लोग पार्टिसिपेट करोगे ही जोसा काउंसलिंग में, ठीक है। मान लो 3000 तक की भी है तो भी आप करोगे, ठीक है। तो जोसा काउंसलिंग में आप पार्टिसिपेट करो, तो ये चीज़ें ना कुछ आपको समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपको SPAs, बिकॉज जोसा काउंसलिंग के थ्रू देखो अच्छे कॉलेजेस क्या है, SPAs है और NITs है, और तो कोई है नहीं आर्किटेक्चर के लिए। तो अगर आपको SPAs और NITs में एडमिशन चाहिए थ्रू JEE-BR, तो आपके एटलीस्ट 75% एग्रीगेट मार्क्स तो होने ही चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से हो तो 65% है, ठीक है, बट नॉर्मल जनरल कैटेगरी स्टूडेंट्स के लिए 75% तो आपके होने चाहिए, और आपको 5 सब्जेक्ट होना चाहिए आपके पास, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पास क्लास 12th और इक्विवेलेंट, मतलब जो आपको मैंने इक्विवेलेंट एग्जाम्स दिखाए थे वो भी तो होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और यहाँ पे मेन चीज़ ये भी लिखी हुई है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाइंग एग्जाम फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोग्राम्स बेस्ड ऑन रैंक्स सिक्योर्ड इन JEE पेपर 2A, मतलब JEE-BR इन NIT प्लस सिस्टम, मतलब वही है SPAs एंड NITs के लिए जो आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए आपके इक्विवेलेंट एग्जाम में, मतलब 12th क्लास में या फिर कोई और इक्विवेलेंट एग्जाम, वो होना चाहिए आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। तो चाहे नाटा एग्जाम के लिए आपको केमिस्ट्री नहीं चाहिए, लेकिन JEE-BR आप नहीं दे सकते हो अगर आपके पास केमिस्ट्री नहीं है, तो आपको PCM तो चाहिए ही चाहिए फॉर JEE-BR, ठीक है। तो फ़ायदा कुछ है नहीं, मतलब PCM तो लेना ही पड़ेगा। तो ये चीज़ है, तो बहुत चीज़ें अभी बहुत क्लियर हो गया है कि हाँ ये है 75% से ऊपर चाहिए, PCM होना चाहिए, सब्जेक्ट का भी क्लियर हो गया, पहले क्लियर था नहीं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें, बाकी जो भी ब्रोशर में अब है नीचे वो मतलब खुद से पढ़ लेना, ठीक है, इतना भी वो नहीं है। मेजर जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया है, ठीक है। सो दैट वॉज इट फॉर टुडेज़ वीडियो। मेजर हम लोगों ने ब्रोशर में जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ डिस्कस कर लिया है, कुछ भी चेंज नहीं है, बिल्कुल सेम पैटर्न है, लास्ट ईयर जो था वही इस साल भी है, सिलेबस भी सेम है, एवरी सिंगल थिंग इज सेम, नथिंग हैज़ चेंज्ड इन द ब्रोशर। तो बहुत ही बढ़िया मेरे हिसाब से प्रिपरेशन इस बार भी होने वाली है, बिकॉज हाँ इतना कॉन्फिडेंस तो है अब कि ऐसे प्रिपरेशन करवानी है, ठीक है। अगर तुम लोगों ने अभी तक डेमो क्लास के लिए हमें कॉन्टैक्ट नहीं किया है या फिर इस वेबसाइट पर जाके रजिस्टर नहीं किया है, तो भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जाओ करो, हाई टाइम हो चुका है अब, ठीक है। ब्रोशर आ चुका है, एग्ज़ाम जनवरी में, सो ठीक है यार, मिलते हैं लाइव डेमो क्लास में, बिकॉज लाइव तो लाइव होती है। अभी तुम लोग यूट्यूब पे मुझे सुन रहे हो, सिर्फ मैं बोल रही हूँ और तुम सुन रहे हो, ठीक है, पर जब तुम क्लास में आओगे तो तुम भी बोलोगे, मैं भी तुमसे बात करूँगी, डाउट्स भी क्लियर होंगे, मज़ा आएगा। तो लाइव होता है, ठीक है। सो लेट्स मीट इन द लाइव डेमो क्लास। अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, तो मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूँ। कोई भी अगर तुम्हें डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू यू। और हाँ, एक और बात मैं बताना भूल गई गाइज, देखो सिलेबस बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है सिलेबस। तो सिलेबस की मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है, तो वो जो सिलेबस की वीडियो अगर आपको देखनी है ना, तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसको भी लिंक कर दूंगी और आई बटन में यहाँ पे ऐड कर दूंगी, तो आप सिलेबस की वीडियो जो है वो जाके चेकआउट कर सकते हो। दोबारा बनाने का कोई फायदा तो देखो है नहीं, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी मेड
मेड द कंप्लीट डिटेल्ड वीडियो ऑन सिलेबस एज वेल। तो सिलेबस ज़रूर एक बार जाके समझ लो, देख लो, तो काफ़ी क्लैरिटी उससे भी आ जाती है। बाकी वही है, लाइव डेमो क्लासेस में मिलते हैं। भाई सब्सक्राइब वगैरह नहीं किया तो यार वो भी कर लो भाई, कब करोगे, ठीक है, एग्जाम आ गया है, सब्सक्राइब कर लो, इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आने वाली हैं, ठीक है। चलो बाय एवरीवन, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।